हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैं क्लास 9 चैप्टर सेल चैप्टर का लेके आई हूँ, जिसमें मैं सेल का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी एनसीईआरटी से। इसके पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर लिए हैं, आप उसको देखिए और समझिए। ये मेरा थर्ड वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें आएंगी। और इसके बाद मैं आपको ऑस्मोसिस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने आ रही हूँ, जो इसका अगला वीडियो होगा, तो वो भी आप देखते रहिएगा। तो इसके लिए आपको शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना होगा, लाइक और शेयर भी कीजिए। सब्सक्रिप्शन से होता क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि व्हाट एवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आवर कम्युनिटी, माई कम्युनिटी, तो ये आपको पसंद आ रहा है। तो सब्सक्रिप्शन से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसे टीचर्स जो है बच्चों को मोटिवेट करती है, वैसे आप लोग मेरे मोटिवेटर हैं। आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं शायद और अच्छे वीडियोस बनाऊं। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी प्लीज आप लाइक कीजिए, और फेसबुक ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पाती, इमीडिएट मुझे डेट खत्म होने वाला होता है किसी फॉर्म का, किसी वैकेंसी का, तो मैं इमीडिएट उसका पिक्स लेके उसको मैं डाल देती हूँ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जा सके। और उसका लिंक जो है मेरे इस YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे है, आप वहां जाके ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम अपना अगला टॉपिक लेके आते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या। तो ये हम अगला देखेंगे, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। आपको पता है कि सारी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, मींस की लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो आगे हम देखेंगे कि सेल किसका बना होता है। तो सेल भी किसी का बना होता है। तो सेल किसका होता है बना हुआ, उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो इसके लिए वी सॉ एबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल। सेल के पास स्पेशल कंपोनेंट होता है, जिस उन कंपोनेंट्स को हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेल के पार्ट बोलते हैं। ठीक है। हाउ इज द सेल ऑर्गेनाइज, सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसके पार्ट कैसे अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट से हम अंदर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इफ वी स्टडी सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप में, जब हमने देखा तो क्या पाया कि सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। मैं अभी आपको नीचे बताती हूँ। ठीक है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, हर एक्टिविटी होती है वो इन्हीं ऑर्गेनेल्स की वजह से होती है। तो सबसे पहला हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। मान लीजिए कि हमारा ये सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, तो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो मान लीजिए आपने एक ग्लास का बाउल लिया है, बाउल में आपने ये क्या रखा, ये ग्लास का बाउल है। ठीक है। इसके अंदर आपने कस्टर्ड बना लिया। क्या बना लिया, कस्टर्ड। कस्टर्ड आपको पता है सेमी फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप का होता है थोड़ा। और उस कस्टर्ड के अंदर ढेर सारा आपने फ्रूट डाल दिया, हर तरह का फ्रूट डालते हैं, चाहे बनाना डाल सकते हैं, गुआवा डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट, जो आपका आउटर मोस्ट, ये जो बाउल है, बाउल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट सरफेस है, जो आपको इन्वायरमेंट से लिंक्ड है, जो आपको इन्वायरमेंट के टच में है। इन्वायरमेंट के टच में कौन है, क्या ये सेल ऑर्गेनेल्स है, नहीं ना। कौन है टच में इन्वायरमेंट के, ये आपका बाउल का सरफेस है, बाहर का सरफेस। तो ये बाउल का बाहर का सरफेस मान लीजिए, ये मान लीजिए कि पूरा बाउल ही एक सेल है, ये पूरा बाउल एक सेल है। ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट सरफेस इसका जो है, जो जो इन्वायरमेंट के टच में है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, जो कि इन्वायरमेंट के टच में होता है। और बाकी ये सेमी लिक्विड फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है। जो ये जो इसके अंदर है, ये साइटोप्लाज्म है। और बाकी ये छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं वो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो आप इसको दिमाग में बैठाइए कि आउटर मोस्ट बाउल का जो सरफेस है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। आप आगे देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको अंडरलाइन करेंगे, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। अंडरस्टूड।
This is the outermost covering of the cell that separate the contents of the cell. अभी मैंने बताया कि सेल का कंटेंट, जैसे एक बाउल है उसमें आपने कस्टर्ड भर लिया, उसमें सारे फ्रूट डाल दिए, वो सेल के सारे फ्रूट सेल के ऑर्गेनेल्स है, तो उसको कौन कवर कर रहा है? आउटर मोस्ट बाउल का सरफेस, जो आपने बाउल लिया था उसका सरफेस, तो वो सरफेस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेपरेट करता है इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल ऑर्गेन्स को सेपरेट करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्पेशल कहानी है कि ये सभी चीजों को सेल के अंदर आने जाने नहीं देता है, ठीक है, ये सभी चीजों को अंदर आने जाने नहीं देता है, तो इसको जो चीजें सेल के लिए रिक्वायर्ड है उन्हीं को अंदर भेजता है, जो नहीं रिक्वायर्ड है उनको बाहर करता है। तो एक तरह से ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा, नहीं तो अगर सारी अननेसेसरी चीजें भी सेल के पास चली जाएंगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा और फंक्शनिंग रुक जाएगी। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ये सम अदर मटेरियल्स के मूवमेंट को भी प्रिवेंट करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको कर जाएंगे, सॉरी ये सारा ही हाईलाइट हो गया, बट आपको ये करना है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको अंडरलाइन करेंगे कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब अगला हम देखेंगे, इसको आपने कर लिया सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सभी को पास नहीं होने। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? कैसे मूवमेंट आखिर कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सभी को प्रिवेंट अंदर जाने से बहुत चीजों को रोका? सेल के अंदर बहुत सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे जा रही हैं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? ये मैंने लेसन 1 में भी पढ़ाया है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर एनीथिंग solid, liquid or gas moves from its higher concentration to lower concentration. कोई भी चीज नेचुरली हाई से लो आता है, वाटर हाइट से नीचे आता है, कभी भी नीचे से वाटर नहीं जाता है ऊपर, लेकिन आपके फ्लैट में आता है। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल प्रोसेस से नहीं भेज रहे हैं उसको, आपने मशीन लगा के इलेक्ट्रिसिटी दे के उसको भेजा है, जबरदस्ती भेजा है। लेकिन नेचुरली कोई भी चीज अपने आप से हाई से लो जाती है। तो जब कोई भी चीज चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप होता है, इसमें प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो लगातार होते रहता है। तो कोई भी चीज जो हाई से लो जा रहा है वो क्या है? आपका डिफ्यूजन। और हर कुछ हाई से लो जाता है। जैसे खाना आपके घर किचन में अच्छा खाना बन रहा है, उसकी स्मेल आपके बेडरूम तक आती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि किचन में उस खाने का स्मेल जो गैस मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा हो गया, अब उनको मूव करके दूसरे कमरे में आना है, ऐसे जगह जाना है जहां उसका कंसंट्रेशन कम है, तो दूसरे कमरे में आ जाता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रहे हूँ, ये हमने कंटेनर लिया, ये हमने कंटेनर को बंद रखा है, अभी हमने इसको बंद रखा है, एयर टाइट कंटेनर लिया, इसमें एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं। हमने क्या किया, फिर इसके कैप को हमने हटा दिया, कैप को मैं हटा देती हूँ, अब हमने कैप को हटा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे एटमोस्फेयर में क्या है, सब पूरे एटमोस्फेयर में आपका ऑक्सीजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी एटमोस्फेयर में बहुत ऑक्सीजन है, इस कंटेनर में नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इस कंटेनर में आना स्टार्ट कर देता है। जब इस कंटेनर में आएगा, O2 इसमें आने लगा, ये तब तक आते रहेगा जब तक कि एटमोस्फेयर से इस कंटेनर का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब कि बराबर ना हो जाए, तब तक ये मूव करते रहेगा। इक्वल होने के बाद मूवमेंट रुक जाए। इसी वजह से आपने देखा है कि जब एयर टाइट डब्बा नहीं होता है, आपने उसको अच्छे से टाइट नहीं बंद किया, तो ऑक्सीजन आते रहता है और उसमें जो फूड होता है वो खराब होते रहता है, ठीक है, डिफ्यूजन से वो आते रहा अंदर। इसके अलावा दूसरा हमने देखा, हमने वाटर लिया, उसमें हमने एक कंटेनर में वाटर लिया, हमने इंक डाला, जब इंक का ड्रॉप डाला हमने, तो मैं इसका चेंज कर दे रही हूँ, जब हमने इंक का ब्लू इंक का ड्रॉप डाला इसमें, तो यहाँ पे ड्रॉप डाला, थोड़ी देर बाद हमने देखा पूरा वाटर ही इसी कलर का हो गया, कलर थोड़ा लाइट हो जाता है बट पूरा वाटर ही ब्लू कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है डिफ्यूजन यहाँ पे दिखा रहा है, इंक जो है वहां से डिफ्यूज होके पूरे पार्ट में जा रहा है। तो डिफ्यूजन कहाँ होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में। आप लिखेंगे डिफ्यूजन कहाँ होता है? सॉलिड, लिक्विड,
गैस तीनों में। ये इसलिए बता रही हूँ कि आगे अभी आपको ऑस्मोसिस पढ़ना है, तो ये आप समझना बहुत जरूरी है। तो ये डिफ्यूजन हो गया। अब हमारा अगला इसमें है some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane। कुछ सब्सटेंसेस तो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है सेल से मूव करता है। आपको पता है कि हर सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस रेस्पिरेशन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। ग्लूकोज कहाँ से आया, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बना, तो ये ब्लड सेल से कहाँ ले जाया जाता है, हर बॉडी के हर सेल्स में गया। ये सेल्स है, हर सेल्स में ग्लूकोज गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को मिलना है, क्योंकि इसकी बर्निंग होगी, इस फूड की बर्निंग होगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी तो एनर्जी मिलेगी हमें काम करने के लिए। तो फिर ऑक्सीजन आया ऊपर से, नाक से हमने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लिया। जब ये ऑक्सीजन लिया तो ग्लूकोज को इसने बर्न करके एनर्जी दी, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन बर्न हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है, सेल से बाहर निकलना है, नहीं तो ये पॉइजनस, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइजनस हो जाएगा, सेल हमारा पॉइजनस हो जाएगा। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, अब हमारे सेल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया क्योंकि सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आउटर मोस्ट एरिया में, जो आपका सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी कम है। मान लीजिए यहाँ पे बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड 1 है और अंदर में 3 है या 4 है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के बाहर जाना शुरू कर देगा। तो जब बाहर जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हायर से लोअर की तरफ जाना। ठीक है, तो फिर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग आउट करके हम बाहर फेंक देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जब हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो अब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो गया, सारा ऑक्सीजन बर्न हो गया, तो हमारे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई, फिर से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम ऑक्सीजन लेते रहेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन की वजह से ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में हमारे सेल्स में आ जाएगा बाय द ब्रीदिंग इन प्रोसेस। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो पूरी तरह डिफ्यूजन पे है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसमें जो डिफ्यूजन पे है, तो हम इसको देखेंगे। इसके अलावा हमारा अगला हमारा है we have studied the process of diffusion in earlier chapter। spontaneous process है, अपने आप हो रहा है, कोई प्रेशर और टेम्परेचर इस पे अप्लाई जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा है, खुद ब खुद ये हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अगला है something similar to this happen in cell when an example some substances like carbon dioxide is cellular waste and required। अभी मैंने बताया है कि कैसे सेलुलर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। अभी मैंने आपको समझाया वही लाइन है कि हाई से ये लो की तरफ जा रहा है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves outside। मतलब जहां पे हाई होगा वहां से एक बार अगर रेस्पिरेशन हो गया तो वहां हाई हो गया सेल्स में, अब उसे बाहर निकलना है, वो बाहर निकल के हमारी बॉडी से बाहर आ जाए। तो यही पे है आपका वही चीज मैं बता रही थी, द हाई टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। O2 का डिक्रीज कब होगा, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म हो गया तो डिक्रीज हो गया, फिर क्योंकि ऑक्सीजन रहा नहीं ना, अब तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो फिर से एटमॉस्फेयर से हम ब्रीदिंग इन से लेना स्टार्ट करेंगे। तो thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as cell and external environment। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका डिफ्यूजन का। ठीक है, अब हमारा अगला है वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को मानता है, लिक्विड भी मानते हैं, वाटर भी मानेगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमेएबल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज करेंगे वर्ड, डिफ्यूजन के लिए सेलेक्टिव परमेएबल की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी होगा, बट मूवमेंट ऑफ वाटर स्पेशली वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या है? डिफ्यूजन में लिखेंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इधर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड मैंने बोला, यहाँ वाटर नहीं बोल रही हूँ, लिक्विड में कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, उसको हमने बोला डिफ्यूजन। लेकिन जब वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट कहां पे? थ्रो सेमी permeable SPM, semi permeable membrane, to higher concentration of water to its low concentration, concentration मतलब पानी का ज्यादा हो, it's called osmosis। अब ये डिफ्यूजन नहीं है, इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। दो वर्ड इसमें यूज करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर को कई बार सब सॉल्वेंट भी बोलते हैं हम, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का मतलब वाटर होता है मैक्सिमम केस में, क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, तो हम सॉल्वेंट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये डिफ्यूजन और इसमें फर्क है। उसके बाद the movement of water across the plasma membrane also affected by the amount of substance dissolved in water. The osmosis is the passage of water from region of high water concentration, not concentration of solution, water concentration। इसमें क्या फर्क है? माना कि एक कंटेनर हमने लिया, ठीक है, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, सेल में वाटर का कंसंट्रेशन मान लीजिए कि हमारा है 100 ml है, ठीक है, ये हमारा 100 ml है वाटर सेल के अंदर। अब हमने आउटसाइड पानी वाटर लिया है कंटेनर में जिसमें सेल को डिप करना है, तो हमने क्या किया, ये हमने लिया वाटर, इसमें हमने लिया कितना 125 ऑफ प्योर वाटर, कितना लिया हमने 125 ऑफ प्योर वाटर, कुछ भी नहीं डाला। दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें हमने लिया 80 ml ऑफ वाटर, कितना लिया 80 ml ऑफ वाटर, ठीक है, और इसमें 70 ml कुछ और डाल दिया हमने, सॉल्ट डाल दिया या कोई भी चीज आप डाल सकते हैं, 70 ग्राम डाल दिया, ml नहीं, और 70 ml या कोई और लिक्विड आप डाल दीजिए, वाटर नहीं कुछ और डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया ये 150, ये कितना हो गया हमारा 150 ml। तो ये एक कंटेनर में हमारे पास 125 ml है और दूसरे कंटेनर में 150 ml है, ठीक है। हमें इस सेल को दोनों कंटेनर में रख के देखना है। इस सेल का अपना वाटर कितना था अंदर 100 मान लीजिए था अमाउंट, ठीक है। तो इस कंटेनर को अगर इस सेल को हम 125 वाले में रखेंगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां होगा, 125 से लेकर के 100 की ओर जाएगा, मतलब सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल में के पास 100 है लेकिन बाहर वाले कंटेनर के पास 125 है, उसके आउटर मोस्ट जो इन्वायरमेंट है उसमें 125 है, ठीक है। तो 125 से 100 की ओर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हमने बोला हाइपोटोनिक। अभी मैं इसको हाइपोटोनिक को बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 70 ml जो है 70 ग्राम मान लीजिए हमने यहाँ पे सॉल्ट या शुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल के बोल दी, सॉल्ट डाल दिया मान लीजिए, तो इसका टोटल अमाउंट अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे ml में करेंगे तो 150 आ गया। तो हमारा ये कहाँ मूवमेंट हुआ 125 से 100। अब फिर इसी सेल को हमने निकाला और फिर हमने 150 वाले कंटेनर में डाला। हमने क्या किया 150 वाले कंटेनर में इसी सेल को डाला। हमने जब 150 वाले कंटेनर में डाला, हमने देखा कि वाटर आपका इसमें सॉल्यूशन कितना है 150 ग्राम है, लेकिन 150 ग्राम में वाटर कितना है 80 ml ही है, बाकी तो आपका शुगर और सॉल्ट था। तो अब मूवमेंट किधर से होगा, अब सेल के अंदर से मूवमेंट होगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन है, सेल के पास 100 ml है और बाहर जो कंटेनर है उसमें 80 ml वाटर है। तो हम यहाँ केवल वाटर की बात करेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन 150 ml में वाटर का कंसंट्रेशन 80 ml ही है और यहाँ पे कितना है पूरा 125 ml कंसंट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे 100 ml है, तो 100 ml का कंसंट्रेशन 80 से ज्यादा है, तो 100 ml मतलब सेल से जो है निकल के वाटर कहाँ जाएगा, कंटेनर में चला जाएगा, ठीक है।
तो ये हमने देखा। तो ये हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। क्लियर कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें केवल वाटर का ही लेना है। ये कंफ्यूज करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको केवल वाटर का ही लेना है उसमें। और इसमें ऑस्मोसिस में ये भी लिखना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, और मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज भी लिखना है आपको। अगर उसमें शुगर और 500 ml बना दे शुगर सॉल्ट डाल के, तो वाटर का कंसंट्रेशन वहां कम होते जा रहा है ना। भले ही सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, बट वाटर का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, और अगले वीडियो में मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, आपके सामने करके दिखाऊंगी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।